सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक ये पूरी डायरी देखने के लिए 2 घंटे चाहिए और ये मुंह से बहुत कुछ बोलती है। ये डायरी मेरे दोस्त और डीआईजी इमरान ने बरामद की। ये अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने डायरी की खबर 11 अगस्त को ब्रेक की तो मेरे चंद दोस्तों ने चंद सवालात उठाए। पहला सवाल था, क्या गारंटी है ये डायरी वाकई बुशरा बीबी की है? इसका जवाब है, डायरी की हैंड राइटिंग बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग से मैच करती है। दूसरा सवाल था, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गैर इखलाकी फेल नहीं? इसका जवाब है, डायरी जब तक पर्सनल है ये इस वक्त तक पर्सनल होती है, लेकिन जब ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो इसकी नोयत बदल जाती है। इस वक्त भी हज़ारों डायरियाँ लाइब्रेरियों और अजायब घरों में पड़ी हैं। इन्हें रोज़ाना हज़ारों लोग पढ़ते हैं। हत्ता कि अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना की डायरियाँ भी पढ़ी जाती हैं। अयूब खान की डायरियों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, मार्को पोलो और लियोनार्डो डाची की डायरियाँ भी पब्लिक हैं। बुशरा बीबी की ये डायरी भी अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। इसे अब तक दर्जनों सरकारी और गैर सरकारी लोग पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैंने कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की। और तीसरा सवाल, मैं इस तक कैसे पहुंच गया? इसका सीधा साधा जवाब है, सहाफ़ियों का क्या काम होता है? हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हुकूमत भी नहीं पहुंच पाती। मसलन 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर पर अमेरिकी हमले के अगले दिन मैं इसके घर में घुस गया। मैंने तमाम कमरे घूम फिर कर देखे, हत्ता कि इस बरामदा नुमा कमरे में भी गया जहाँ उसामा बिन लादेन छत के रस्से से लटक कर एक्सरसाइज किया करता था। मुझे इसकी सीडीज़ की कलेक्शन भी देखने का इत्तफाक हुआ। इन एंकर्स के नाम पढ़ने का मौका भी मिला जिनके वो रिकॉर्डेड शो देखता था। उसामा बिन लादेन ने घर में सिक्योरिटी की वजह से नेट और केबल नहीं लगवाई थी। इसके लिए शोज़ और ख़बरें रिकॉर्ड होती थी, इनकी सीडी बनती थी। ये सीडीज़ इसके घर पहुंचती थी। उसामा बिन लादेन बादज़ा अपने सीडी प्लेयर पर इन्हें देखता था। मुझे इसकी अद्वियात का रैक देखने का मौका भी मिला। इसमें भारत के एक मुसलमान हकीम की मजून भी थी और मुझे इस डायरी को पढ़ने का इत्तफाक भी हुआ जिसमें उसने पटवारी का जिक्र किया था, जिसने उसके साथियों से 50,000 रुपये रिश्वत लेकर ज़मीन ट्रांसफ़र की थी। इसके घर में बच्चों के खिलौने भी थी और 3 ज़बानों में बच्चों की किताबें भी। लिहाजा मैं तो उसामा के घर तक भी पहुंच गया था, जनरल बाजवा तक भी और बुशरा बीबी के निकाह नामे और हकमैर तक भी। और ये मेरा काम है और सहाफ़ी होते ही इस काम के लिए है। हम अगर नई स्टोरीज़ पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा इसके अलावा क्या काम है? मैं डायरी की तरफ वापस आता हूँ। डायरी पढ़ने के बाद 3 आरा पैदा होती है। एक, इमरान खान मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेर असर है। इनके खाने पीने और दुआओं तक का फ़ैसला बीबी करती है। आम हालात में इसमें कोई मज़ाइका नहीं होता। दुनिया के 90% खामदों के फ़ैसले इनकी बीवियाँ करती हैं, लेकिन जहाँ रियासत और सियासत के अमूर आ जाते हैं वहाँ मामला बदल जाता है। बुशरा बीबी अगर सियासतदान होती या इनका कोई इंतज़ामी तजर्बा होता तो ये भी एक काबिल फ़हम बात थी, जबकि ये मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ है। लिहाजा ये रियासत और सियासत का फ़ैसला कैसे कर सकती हैं? दूसरा, वज़ीर आज़म के 99% इक़दामात ऑफिशियल सीक्रेट होते हैं। ये इन्हें खुफिया रखने के पाबंद होते हैं। खान अगर सरकारी राज अपनी एहलिया के साथ डिस्कस करता रहा तो ये नाकाबिल बर्दाश्त और खौफनाक था। तीसरा, रियासत एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ये मौक्कलात जिन्नों और वज़ाइफ से नहीं चलाई जा सकती। सदक़ात, खैरात और वज़ाइफ की इस्लाम में बहुत अहमियत है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात से पहले, सदर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से कबल और चीन के सदर के सामने बैठने से पहले काला बकरा आमने सामने से गुजार कर इसका गोश्त चीलों और कौवों को खिलाएगा या अपने बेडरूम में हड्डियों और तावीज़ रखना शुरू कर देगा तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? दूसरा, अगर वज़ीर आज़म रियासती अमूर में मुवक्कलात से मशवरा शुरू कर दे या वो बेगम साहिबा के वजीफ़े और मराकबे के खात्मे का इंतज़ार करने लगे तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? मुझे अलीम खान ने बताया था, फेडरल सेक्रेटरीज़ का फ़ैसला भी बेगम साहिबा तस्वीरें देख कर किया करती थी। इन्हें उम्मीदवारों की तस्वीरें भिजवाई जाती थी और वो तस्वीरों पर कुछ पढ़ कर फ़ैसला करती थी। वज़ीर आज़म इनके हुक्म के मुताबिक आर्डर जारी कराते थे। उस्मान बुज़दार और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैर खुर्शीद का फ़ैसला भी बेगम साहिबा ने अपनी रूहानी ताकतों के ज़रिए किया। ये फ़ैसला हो सकता है वज़ीर आज़म और बेगम साहिबा के लिए मुफीद साबित हुआ हो, लेकिन 12 करोड़ लोगों के सूबे और 25 करोड़ आवाम के मुल्क ने इसकी कितनी कीमत अदा की? अब पूरी दुनिया जानती है। ये डायरी ये साबित करती है। ये मुल्क 3.5 साल इमरान खान के बजाय बुशरा बीबी चलाती रही या फिर इनके मुवक्कलात। डायरी को देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा था,
ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا۔ یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحے پر ایک دو جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشرا بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایت تھی۔ اسی صفحے پر 2 پن کوڈز یا فگرز لکھی ہوئی تھی، یہ اوپر سے نیچے کی طرف تھی۔ یہ کاؤنٹ کے پن کوڈز تھے، ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلنے چاہیے، ہم دیکھیں گے ضرور ہوگا۔ فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گورنر جائے لگائیں تو پورا صوبہ اور تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، مکمل پہیہ جام ہونا چاہیے۔ کل سے اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے۔ ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے صفحات پر درج تھا، تگڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے۔ وکیلوں کے بندوبست کا فارمولہ بھی تھا، سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے صفحے پر درج تھا، عدالت میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے، خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا، جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا اور طرز تحریک خاصا فرینک تھا۔ 30 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھی، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا عندیہ بھی۔ اگلے صفحات پر پیلے رنگ کی چھوٹی سی چٹ پھاڑ کر اس کی درجیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی اہم پیغام تھا جسے بعد ازاں پھاڑ دیا گیا، مگر پھینکا نہیں گیا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا سٹینڈ بوبی سے منگوانا ہے، جاوید افریدی کو جوسر مشین کا کہنا ہے۔ 8 اپریل کا صفحہ پھٹا ہوا تھا، یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا تھا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ، اس کا نمبر اور پن کوڈ درج تھا۔ 21 مارچ 2017 تھی۔ 12 جنوری کے صفحے پر بینک الفلاح بلو اور یا الائڈ بینک کے اکاؤنٹس کا ذکر تھا، چیک بکس کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دعائیں لکھی تھی۔ 2 جنوری کے صفحے پر 2-3 کوڈز درج تھے، جبکہ 1 جنوری کا صفحہ بہت اہم تھا، اس پر خان کے روز کے معمول لکھے تھے۔ لکھا تھا، بیڈ شیٹ اور خان کے تولیے روز دیکھنے ہیں، یہ دھلے ہونے چاہیے، کپڑوں کو رات کو جھاڑ پھونچ کر دیکھا جائے۔ اس کے نیچے روٹین کا گراف تھا جس میں کھانے کی چیزیں لکھی ہوئی تھی۔